हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नया कंसेप्ट जहां पर हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। जो कंसेप्ट है जो हमारा चैप्टर चल रहा था लेसन नंबर 2 क्लासिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आज हम उसी के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वो क्या था? स्ट्रक्चरल चेंज एंड पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट। तो स्ट्रक्चरल चेंज के बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैं बात कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। दूसरा कंक्लूजन एंड इंप्लीकेशंस, उसके कंक्लूजन क्या क्या है और इंप्लीकेशन इनकी प्रभाव क्या क्या पड़े वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो ये तो हमारे कंसेप्ट रहेंगे। पहले समझते हैं स्ट्रक्चरल चेंज को। तो अगर आप लोगों को याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी इकोनॉमी को किसी भी कंट्री को अपने को डेवलप करवाना है तो उसे कहीं ना कहीं अपने स्ट्रक्चर में चेंज करना होगा। अब स्ट्रक्चर में चेंज किस प्रकार का चेंज करना होगा वो समझते हैं। जैसे कि मैंने उसमें क्या समझाया था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि वहां पे सरप्लस में लोग हैं, लोगों को शिफ्ट करना होगा किसी और सेक्टर में, चाहे वो इंडस्ट्री ज्वाइन करें चाहे वो सर्विस सेक्टर ज्वाइन करें। वही सेम चीज यहाँ पे थी। लेकिन अब बात आता है पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है। देखो पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब क्या है कि इतनी सारी कंट्रीज हैं, है ना, अब इतनी सारी कंट्रीज है हमारे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि कुछ तो एक्सट्रीमली ग्रो कर चुकी हैं, कुछ बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पा रही, कुछ बीच बीच में है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस थे जो अफेक्ट करते हैं कि एक कंट्री इतना डेवलप कर जाए और एक कंट्री बिल्कुल डेवलप ना कर पाए? अब टेक्नोलॉजी में देखो, टेक्नोलॉजी में कुछ कंट्रीज बिल्कुल एडवांस हो चुकी हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज को ज़्यादा अमीर हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो आज भी क्या है बिल्कुल बेसिक नीड्स तक फुलफिल नहीं कर पा रही अपने कंट्री के लोगों की, ठीक है, वहां पे सिस्टम जो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। कि डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से पैटर्न फॉलो किए गए कि कुछ कंट्रीज तो बिल्कुल वेल डेवलप हो गई और कुछ कंट्रीज बिल्कुल ग्रो ही नहीं कर पा रही। तो वो सब हम समझेंगे। अब यहाँ पे देखो तो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन्वॉल्व वर्चुअली ऑल इकोनॉमिक फंक्शंस। तो इसके अंदर क्या आता है हमारा सारे इकोनॉमिक फंक्शंस आते हैं इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड चेंजेस इन अ कंपोजिशन कंज्यूमर डिमांड। जहां पे हम बात करते हैं किसकी? ट्रांसफॉर्मेशन की भी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई एक पॉलिसी अप्लाई करके किसी एक सेक्टर में काम करके अगर हमें ग्रोथ नहीं मिल रही है तो हमें वो सेक्टर छोड़ देना चाहिए, फिर हमें अप्लाई करना चाहिए किसी नए सेक्टर के ऊपर, ठीक है। कि भाई जैसे कि मैंने अब आपको एग्जांपल क्या दिया था कि उस टाइम पे 1960s के टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हमारा एंड हुआ था उस टाइम पे ज़्यादातर कंट्रीज जो थी वो सिर्फ एक सेक्टर पे इन्वॉल्व थी, होती एग्रीकल्चरल सेक्टर। लेकिन उन्होंने देख गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस में लोग जा तो रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन लेवल फिर भी इंक्रीज नहीं कर पा रहे। तो क्या जरूरत है और लोगों की एग्रीकल्चर सेक्टर में? क्यों ना हम कोई नया सेक्टर डेवलप करें, क्यों ना हम इंडस्ट्रीज डेवलप करें, लोगों को वहां काम पे लगाएं ताकि कंट्री जो है वो ग्रो करे। और जिन लोगों ने इस इंपैक्ट को फटाफट समझा और अपने आप को चेंज किया वो कंट्री तो आज वेल डेवलप्ड है। और जो लोग इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं कर पाई, सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं कर पाई, वो आज भी वहीं की वहीं है, वहां पे हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तो वही सेम बात यहाँ पे है। तो इसमें क्या आता है सारे इकोनॉमिक फंक्शन आ जाते हैं इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड चेंजेस इन अ कंपोजिशन कंज्यूमर डिमांड। और कैसे कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो रही है वो सब फटाफट चेक करना। इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे काफी बड़ा मुद्दा था। पहले आप लोगों को याद होगा कि पहले सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेसेस के अंदर ट्रेडिंग पॉसिबल थी, मतलब अब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ तो अब जो है पूरा वर्ल्ड जो है वो ओपन हो चुका है ट्रेडिंग के लिए कि टैक्सेस भरे ही देने पड़ते हों लेकिन हम कहीं से भी कोई भी चीज़ परचेज या फिर कंज्यूम कर सकते हैं। यानी कहीं पे मैं कुछ भी प्रोड्यूस भी कर सकता हूँ और कहीं पे मैं कुछ भी कंज्यूम भी कर सकता हूँ। आज देखो बहुत सारी MNCs जो हैं वो एक कंट्री से, अब जैसे कि अब एप्पल कंपनी है, गूगल कंपनी है, अब उनके ब्रांचेस यहाँ पे भी हैं, इंडिया के अंदर भी हैं, लेकिन वो कंपनी कहाँ की है? USA की। तो MNC तो हो गई एक तरह से वो, यानी कि ऐसी कंपनीज बन चुकी हैं अब जो एक टाइम पे ही मल्टी नेशंस में ऑपरेट करती हैं और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करती हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के रास्ते जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। एंड रिसोर्स यूज एज वेल एज चेंजेस इन सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। हमें जो रिसोर्स यूज किए हैं उसमें भी चेंजेस की जरूरत है। दूसरा हमें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में भी चेंजेस करने की जरूरत है। जैसे कि पहले लोग
एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे, अब उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्वाइन कर लेनी चाहिए, इंडस्ट्री ज्वाइन कर ले अब वो, या फिर वो भी नहीं हो रहा सर्विस सेक्टर ज्वाइन कर ले। तो क्यों खामखा ऐसे सेक्टर में घुसे हुए हैं जहां से प्रॉफिट मोटिव मतलब प्रॉफिट जो नहीं आ रहा, ना ही जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, वहां पे सिर्फ जितने लोगों को लगे रहने दो जितने लोगों की वहां पे जरूरत है, जरूरत से फालतू लोगों लगने की वहां पे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसे कुछ फैक्टर कौन से है? अर्बनाइजेशन, कि भाई अर्बनाइजेशन जो तेजी से किया जाए, इसकी नीड क्यों है? अब देखा होगा आप लोगों ने, अब जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड हो चुका है, रश ही रश है। आप दिल्ली में ही रश देख लो कितना फालतू है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से हो क्या रहा है कि ना, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्बन सिटीज जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। अगर लोगों को सेम पैसा, सेम जॉब अगर उनके खुद के होम टाउन में मिल जाए, क्या उन्हें जरूरत है कहीं बाहर निकल के काम करने की? कोई नहीं चाहेगा। सबको पसंद होता है कि वो अपनी फैमिली के साथ रहे, होम टाउन में रहे, ठीक है, अपने गांव वगैरह में रहे, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट भी क्या है, काफ़ी अच्छा है रहने के लिए, खर्चे भी थोड़े कम होते हैं। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि अगर अर्बनाइजेशन तेजी से हो, इंडस्ट्रीज तेजी से लगाई जाए ऐसे एरियाज में भी जहाँ पे अभी तक रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो उससे क्या होगा, लोगों को अपने गाँव, अपने घरों को, अपने होम टाउन को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग वहाँ से बैठे बैठे अपनी सारी चीज़ों को ऑपरेट करेंगे, अपना काम करेंगे और अपना इकोनॉमिकली अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला पाएंगे। उन्हें बाहर निकल के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल हो क्या रहा है, देश के हर एक कोनों से लोग दिल्ली में आ रहे हैं ताकि उन्हें बेटर जॉब ऑप्शंस मिले और वो बेटर तरीके से काम कर पाएं। अब यहाँ पर देखते हैं तो वही चीज़ यहाँ पे है, अर्बनाइजेशन होना क्या है, बहुत जरूरी है। एंड ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन, अब कंट्री की पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अब वही हाल देखो ना, इकोनॉमिकली क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है सिर्फ कुछ शहरों के ऊपर। कुछ शहर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है तो लोग वहीं पर डिपेंडेंट है। कोई भी, क्योंकि सबको क्या दिख रहा है कि भाई शहर में जाएंगे तभी बेहतर पैसा कमा पाएंगे, तो लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं ताकि अपनी फैमिली को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दे पाएँ, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा पाएँ, ठीक है, और अच्छी फैसिलिटीज़ दे पाएँ, अच्छा इनकम का सोर्स हो। इन सब के लोग जो हैं वो अर्बन सिटीज़ की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन अगर हम हर जगह थोड़ा बहुत अर्बनाइजेशन कर दें तो लोगों को अपनी जगह छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर हर एक रिसोर्स जो है वो हर जगह अवेलेबल हो तो पॉसिबल है कि लोगों को अपनी जगह छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप ये देखो, जोमेटो की फैसिलिटीज़ हो गई, ऊबर की फैसिलिटी हो गई, ये सब कहाँ है? शहरों में है। लेकिन कोई पूछता है गाँव में कि ऊबर क्या होता है? कोई जानता ही नहीं। ऊबर, ओला, जोमेटो, ये सब, अमेजन, ये सब क्या होता है? वहाँ पे सब सिस्टम ही डेवलप नहीं हुए अच्छी तरीके से। तो ये क्या है, काफ़ी दिक्कत वाली बात है। अब यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, तो डोमेस्टिक वंस इंक्लूड इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट। अब ऐसे कौन कौन से डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो कॉन्स्टेंट है जो अफेक्ट करते हैं एक कंट्री के अंदर? तो डोमेस्टिक वंस इंक्लूड इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स सच एज कंट्रीज रिसोर्स एंडोमेंट, कि भाई कंट्री में रिसोर्सेज कैसे हैं। अब इंडिया जो है इतना ज़्यादा अंडर डेवलप क्यों रह गया? उसका एक मेन रीज़न क्या है, अंग्रेज आए थे, इतने टाइम उन्होंने राज किया, सारे रिसोर्सेज को खत्म करके चले गए। या तो उन्होंने रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया या फिर लूट के ले गए सारा का सारा। मतलब कुछ खास रिसोर्सेज बचे नहीं थे डेवलपमेंट के लिए। तो कंट्रीज के पास रिसोर्सेज किस लेवल के हैं? इट्स फिजिकल एंड पॉपुलेशन साइज कैसी है? फिजिकल और पॉपुलेशन साइज क्या है? अब इंडिया में देखो पॉपुलेशन साइज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं बोलूँ कि स्किल्ड पॉपुलेशन कितनी है जिनको जॉब प्रोवाइड की जा सकती है, जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन है? क्या बिना एजुकेशन के, बिना स्किल के किसी को जॉब प्रोवाइड करना इतना आसान होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो इसी चक्कर में जो है यहाँ पे क्या बात की गई कि पॉपुलेशन साइज कैसा है, फिजिकल एंड पॉपुलेशन साइज एज वेल इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट सच एज गवर्नमेंट पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स। अब दूसरी बात जो अफेक्ट करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं और गवर्नमेंट चाहती क्या है, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आने वाले टाइम को लेके। गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज बना रही है, कैसे काम करना चाहती है और किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि जो सब लोगों को है वो इकोनॉमिकली ग्रोथ मिल पाए। तो वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे भी। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इंटरनेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन डेवलपमेंट इंक्लूड एक्सेस टू एक्सटर्नल कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल ट्रेड। कई बार जो है इंटरनेशनल, यहाँ पे नेशन नहीं आएगा, इंटरनेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं डेवलपमेंट के लिए जो बहुत जरूरी है, जैसे कि एक्सटर्नल कैपिटल। कई बार क्या होता है, हमें बाहर से फंडिंग मंगानी पड़ती है, किसी फॉरेन कंट्री से फंडिंग ले ली हमने, ठीक है, तो इस तरीके से क्या वो अवेलेबल है या नहीं है, क्या हम फॉरेन कंट्री से पैसा ले सकते हैं या नहीं ले सकते। टेक्नोलॉजी जो हम अडॉप्ट करनी है, हो सकता है वो फॉरेन टेक्नोलॉजी हो, क्या हम वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री ग्रो करेगी या नहीं करेगी। इंटरनेशनल ट्रेड कैसे चल रहा है हमारे साथ,
मतलब क्या हमारी जो भी हमारी कंट्री में डोमेस्टिक कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, क्या उसकी डिमांड सिर्फ हमारी कंट्रीज़ में ही है या फॉरेन कंट्री में उनकी डिमांड कर रही है? तो इंटरनेशनल ट्रेड हमारी कंट्री कैसे चल रहा है, इसको हम बात करेंगे एक बार डिस्कस बैलेंस ऑफ पेमेंट में। जब मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाऊंगा, इसी सीरीज़ का पार्ट है, तो तब मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा कि कैसे एक ट्रेड जो है एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है और कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेवलप किया जाता है। तो वो सब टॉपिक बाद में आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज हैव एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। अब डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होना चाहिए, उनके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, हैव एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय इंडस्ट्रियल कंट्रीज। कि भाई कंट्रीज, अब जैसे कि आपने देखा होगा कि मोदी जी बहुत सारे प्रोग्राम चलाते रहते हैं, जैसे मेक इन इंडिया, कि भाई भारत में आओ, भारत में इन्वेस्टमेंट करो ताकि भारत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे आए, इस तरीके से क्या होगा, डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। तो भाई जरूरी क्या है कि इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो वेल डेवलप हैं वो हमारी सहायता करें डेवलपमेंट में, वो हमारी कंट्री में आगे अपने ब्रांचेस खोले, इंडस्ट्रीज डेवलप करे, जिससे क्या होगा, हमें बेनिफिट मिलेगा। आज जैसे कि देखो अब एक तरह से टॉप मोस्ट मार्केट बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की इंडिया। क्यों? बिकॉज ऑफ ह्यूज लार्ज पॉपुलेशन इतनी फालतू है। अब जितनी पॉपुलेशन होगी डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं गुड्स और सर्विसेज भी हमारी कंट्री में आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में और ज़्यादा आनी चाहिए, डेवलपमेंट और तेजी से होनी चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो हमारी कंट्री में आए, हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करे एज अ रिसोर्स ऑफ कैपिटल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, मैन्युफैक्चर्ड इंपोर्ट्स एज वेल एज मार्केट फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, हमें इंपोर्ट्स भी प्रोवाइड करे और हमें मार्केट दे एक्सपोर्ट करने के लिए, चीज़ों को बाहर भेजने के लिए। तो दे कैन मेक अ ट्रांजिशन एट एन इवन फास्टर रेट। मतलब कि वो लोग जो है वो ट्रांजिशन कर पाते हैं फास्टर। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी ना, तब कहीं ना कहीं एक कंट्री जो है वो ट्रांजिशन कर पाती है एक अच्छे लेवल पे, फास्टर रेट पे। दैट अचीव्ड बाय इंडस्ट्रियल कंट्रीज ड्यूरिंग अर्ली पीरियड्स ऑफ देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और यही कारण है कि जब जिन कंट्री को ये सब इनिशियली लेवल में मिल गई वो तो वेल डेवलप्ड है आज, लेकिन जिनको नहीं मिल पाई वो अभी भी क्या है, अंडर डेवलप्ड है। मतलब जिन लोगों ने इन सारे इंपैक्ट्स को समझ लिया, जिन्होंने ये समझ लिया कि एग्रीकल्चर में लोग खामा इन्वॉल्व हैं, हमें इंडस्ट्रीज डेवलप करनी पड़ेंगी, हमें लोगों को सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वो कंट्री आज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। लेकिन जो कंट्री रह गई भाई पुराने विचारों पे कि हम तो एग्रीकल्चर में ही रहेंगे, मैं मना नहीं कर रहा, एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है क्योंकि भाई बिना खाने पीने के सर्वाइव किया जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उतना ही जरूरी है जितना उस सेक्टर में लोगों की नीड है। उससे फालतू लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे तो ना तो उस सेक्टर के लिए बेनिफिट है ना उन लोगों के लिए बेनिफिट है, दोनों के लिए क्या है, खराब है वो। एग्रीकल्चर मानता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई बिना खाने की जनता कैसे रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब सपोज करो जरूरत है किसी जगह किसी काम करने के लिए 100 लोगों की, इन्वॉल्व हो गए 200 लोग, क्या फायदा है ऐसे काम का, वो काम का ही बेड़ा गर्क करेंगे और खुद का ही बेड़ा गर्क करेंगे। तो ये चीज़ दिक्कत आती है यहाँ पे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो उन कंट्रियों ने कर ली फटाफट जिन्होंने ये सारी चीज़ें समझ ली थी टाइम पे, जैसे कि हमारी यूरोपियन कंट्रीज हो गई, यूके, यूएसए, ये सब जल्दी समझ गए थे। अब आता है हमारा कंक्लूजन्स एंड इम्प्लीकेशंस। अब इन सब चीज़ों के कंक्लूजन्स क्या क्या आए और इम्प्लीकेशन प्रभाव क्या पड़े वो समझते हैं। तो फैक्टर ऐसे कौन कौन से जो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस को। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूड कंट्रीज रिसोर्स एंडोमेंट, वो मैं बात करी था स्टार्टिंग में ही कि कंट्री में रिसोर्स किस लेवल का है, ठीक है, साइज कैसा है कंट्री का। अब पता लगे साइज तो इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन रिसोर्स इतने सारे हैं नहीं, तो कैसे चलेगी कंट्री। वही बात है ना कि भाई आजकल आपने देखा होगा जितने भी लोग एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, ठीक है, उनके परिवार में बच्चों की संख्या भी कम हो रही है। जैसे कि या तो एक बच्चा होगा फिर 2 बच्चे होंगे, अच्छे हम 2 हमारे 2 रख की फैमिली है। अब जिनके पास मैं देखता हूँ बिल्कुल रिसोर्स नहीं है, खुद के खाने के लिए पैसे नहीं, रिसोर्सेज की बिल्कुल कमी पड़ रही है, उनके घर में ऐसे हैं 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे। अरे भाई आप देख तो लो। फिर कहते हैं कि भाई जब ये बड़े होंगे तो इनकम जनरेट करेंगे, आपने उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज दे नहीं पाओगे, आप उन्हें प्रॉपर तरीके से एजुकेट अपने कर नहीं पाओगे, तो भाई किस तरीके से वो परिवार डेवलप करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत करती हैं हमारे यहाँ पे। तो हमारी कंट्री में क्या होता है कि भाई रिसोर्सेज इतने कम है, अब फैमिली के पास भी क्या है, इनकम का सोर्स इतना सा है, लेकिन बाढ़ हो गए 5-6, ठीक है, इनसे रुका ही नहीं जा रहा, पॉपुलेशन कम नहीं हो रही, ठीक है, लगातार बढ़ती जा रही है। और जो एजुकेटेड लोग हैं जिनके पास एक्चुअल में पैसा है, ठीक है, वो चाहे तो अफोर्ड कर सकते हैं उनकी लाइबिलिटीज़ को, तो उनके पास दिक्कत क्या है, वो फिर भी नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इतना आसान नहीं होता सारी चीज़ें को हैंडल करना। अब आगे समझते हैं। तो यही सारी बात है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूड कंट्रीज रिसोर्स एंडोमेंट एंड साइज। तो कंट्री का रिसोर्स कितना है और उसका साइज कितना है। तो वही बात हर एक फैमिली पे भी लागू होती है कि एक फैमिली में रिसोर्स कितने हैं, उनकी फैमिली में परिवार में बच्चे कितने हैं। जब प्रॉपर तरीके से उन बच्चों को नरिशमेंट दे ही नहीं पाओगे, ठीक है, फूड वगैरह प्रोवाइड कर नहीं पाओगे, मान लो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गए, वो आप उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे, एजुकेशन नहीं दे पा रहे, आप कैसे सोच रहे हो कि आपके परिवार को डेवलप कर पाएंगे बिना इन सारी चीज़ों के। तो बहुत मुश्किल होता है।
तो इट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब यही चीजें कंट्री में क्या होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी भी अफेक्ट करती है कि पॉलिसी कैसी है। अब हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज में देखो कुछ पॉलिसी तो बनती है, पॉलिसी में ही रह जाती है, वो कभी रियल लाइफ में अप्लाई होती है मैंने देखी नहीं है। वो सब पॉलिसीज बन गई, वो बनी की बनी रह जाती है, कागजों में दफन हो जाती है सारी चीजें, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल, बाहर से कितना पैसा आ रहा है और टेक्नोलॉजी आ भी पा रही है नहीं आ पा रही, और इंटरनेशनल ट्रेड इन्वायरमेंट कैसा है। इसके बाद बस क्या आएगा, डेवलप्ड कंट्री के कुछ पैटर्न्स हैं, ठीक है, वो हम समझते हैं अब एक बार, ठीक है, कि भाई डेवलप कंट्री जो है इतनी वेल डेवलप क्यों है, क्यों उन्होंने इतने टाइम पहले ही अपने आप को डेवलप करवा लिया, कि आज उनके पास रिसोर्सेज के बेहतरीन रिसोर्सेज मौजूद हैं, मतलब बेहतरीन सोर्सेज है उनके पास। अब ऐसा क्यों है वो देखते हैं। तो डेवलप्ड कंट्री पैटर्न सच एज डिक्लाइन ऑफ द शेयर ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है। एक तो पहली बात, उन लोगों ने टाइम पे समझ लिया था कि एग्रीकल्चर में खामा का लेबर फोर्स डालने का बेनिफिट नहीं है, जमीन से जितनी प्रोडक्शन होनी होगी उतनी ही होगी, खामा खाम लेबर लगाएंगे सिर्फ क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज होगी, लोग इंप्लॉयड दिखाई देंगे पर जीडीपी में किसी तरह का ग्रोथ रेट नजर नहीं आएगा। उन लोगों ने हटाया उस चीज को, सबसे पहले उन्होंने ये चीज खत्म करी। फोर्स इन एग्रीकल्चर ओवर टाइम मैनी डेवलपिंग कंट्री पॉलिसी मेकर्स नेग्लेक्ट वाइटल सेक्टर, ठीक है। और यही गलती हुई बाकी कंट्री से, जो पॉलिसी मेकर्स थे बाकी कंट्री के, वो बेचारे रह गए एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करो, प्रोडक्शन करो, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन चलाओ, चलो ठीक है, उस टाइम फैमाइन खत्म करनी थी, चलाओ, ठीक है, लेकिन भाई ऑल ओवर डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, और आप लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट कर भी दी। अब मान लो उस टाइम पे ग्रीन रिवोल्यूशन चलाया गया था, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, क्योंकि हेरोडोमर जो मैंने पढ़ाया ना पिछली वीडियो में, वो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का हिस्सा था। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, चलो ठीक है, वहां पे आपने करवाया ग्रीन रिवोल्यूशन, उसकी वजह से हुआ क्या, लोगों ने HYV सीड यूज किए, प्रोडक्शन एक लेवल पे राइज कर गई, हम उस पॉइंट को सस्टेन ही नहीं कर पाए, प्रोडक्शन फिर से धड़ाम से नीचे गिर गई। क्यों? क्योंकि जमीनें बंजर होने लग गई, वाटर जो है बड़े लेवल पे यूज होने लग गया। तो ये सारे फैक्टर जो है सारे अफेक्ट कर गए थे हमें उस टाइम पे। तो पॉलिसी मेकर्स ने जो है वो वाइटल सेक्टर को इग्नोर कर दिया, कि इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि इंडस्ट्री भी कुछ होती है, सर्विस सेक्टर भी फ्यूचर में डेवलप करेगा, सिर्फ इनका ध्यान किस पे था, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं कंट्री की ग्रोथ रह गई। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हायर एजुकेशन। अब इंडिया में देखो, अगर मैं आज से 1 जनरेशन 2 जनरेशन ऊपर चला जाऊँ, तो उस टाइम पे क्या था कि लोग 10th पास कर ले, 12th पास कर ले, बहुत बड़ी चीज़ समझते थे अपने आप को, ठीक है, हमने तो पता नहीं क्या अचीव कर लिया, झंडे गाड़ दिए हमने, ठीक है। तो क्योंकि हायर एजुकेशन का इतना रोल ही नहीं था, लोग हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे, बहुत कम स्पेसिफिक लोग ऐसे थे जो हायर एजुकेशन अचीव करने की कोशिश करते हैं, फिर पढ़ रहे थे, ठीक है। और आजकल हालात तो सही बदतर है, आजकल हो क्या रहा है, सबके सब पास हो रहे हैं, कोई नकल करके पास हो रहा है, कोई किस तरीके से पास हो रहा है, गवर्नमेंट भी देखे देखे पास कर रही है कि कैसे भी इन्हें कॉलेज से बाहर निकाले, ग्रेजुएट करे, ठीक है। मतलब अब ऐसा हालात हो गया कि लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, प्रॉपर नॉलेज नहीं है उनके पास, प्रॉपर चीज़ें नहीं है, माइंड डेवलप नहीं कर पा रहे अपने आप को, स्किल नहीं सीख पा रहे अलग अलग। तो भाई और वो क्या चाहते हैं उन्हें कि जैसे ग्रेजुएशन करेंगे उनकी प्लेसमेंट लग जाएगी, उन्हें जॉब मिल जाएगी, इतना आसान थोड़ी ना है, ठीक है। तो प्रॉपर जब तक स्किल्स नहीं होंगी, स्किल सेट प्रॉपर तैयार नहीं होगा, एजुकेशन आपने रियल ग्राउंड लेवल पे अचीव नहीं करी होगी, आप लोगों से प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, तो आप कैसे डेवलप कर जाओगे। तो वो सारे फैक्टर भी यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट रोल एक और था हायर एजुकेशन का, कि जो जिन लोग कंट्रीज ने अपने आप को डेवलप किया, वहाँ पे हायर एजुकेशन का एक अलग ही लेवल था, कि वो लोग अपने कंट्री के लोगों को सिखा रहे थे कि कैसे हायर एजुकेशन गेन करनी है, जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे कंट्री उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी। तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किया बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतार सकता है मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, और उन बच्चों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना जिन बच्चों का एग्जाम हो सेम सब्जेक्ट का।